नमस्कार दोस्तों, आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर मेरे यानी चिरंजीव भारद्वाज के साथ। हमारा चैनल आपको समय समय पर परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाता रहता है। दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि इस संसार में भाषा न होती तो ये संसार कैसा होता? भाषाहीन जगत की कल्पना ही कितनी भयावह होती है। भाषा के बिना मानव न तो अपने मन की बात किसी से कह पाता, न ही किसी की बात समझ पाता। भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अतः आज हम भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे और अपने ज्ञान और अपनी भाषा को समृद्ध करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भाषा के विषय में बात करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी जिस साधन द्वारा, जिस माध्यम, जिस मीडियम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं, वह माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मुख्य रूप से दो रूप। तीसरा सांकेतिक भाषा माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह माध्यम, बोलकर अपने विचार प्रकट करने का जो माध्यम है वह माध्यम मौखिक भाषा कहलाता है। इसके उदाहरण यदि हम लें तो टेलीफोन, दूरदर्शन, वार्तालाप करना, नाटक, रेडियो आदि, ये सब जो है वो मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यानी जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा को यदि हम लें तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम लिखकर जब अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लेते हैं तो पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार, ईमेल, एसएमएस आदि इस लिखित भाषा की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा जो रूप था भाषा का, सांकेतिक रूप। उसको भाषा में नहीं गिना जाता है क्योंकि इसका ये रूप स्थायी नहीं होता है। सांकेतिक भाषा के लिए कहा गया कि जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात समझाई या समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता हुआ सिपाही या मूक बधिर यानी गूंगे और बहरे व्यक्तियों के द्वारा जो वार्तालाप किया जाता है वो इस श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा नाम से पता चल रहा है कि मातृ यानी माता, तो माता के द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ हो तो उसकी मातृभाषा पंजाबी हुई। तो सीधा सा ये हुआ कि मातृभाषा वो है कि जो बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा है। अब हम बात करते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों व सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। यानी सरकारी कामकाज में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है और अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। तो इस प्रकार विभिन्न देशों की राजभाषा अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों को एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा को प्रयोग में लेते हैं राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है
यह देश के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली व लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं मानक भाषा के विषय में। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक रूप कहलाता है, क्योंकि जो जो समय बीतता है वैसे भाषा का रूप भी बदलता जाता है। तो एक स्थायी रूप बनाए रखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस रूप का प्रयोग किया जाता है, वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, वो रूप ही मानक भाषा कहलाता है। जैसे गई लिखा गया है गई, तो इसका मानक रूप आजकल गए और ई जो है वो बन गया है। अंत में आधा न और त है, जबकि आजकल अंत में अनुस्वार वाला रूप मानक रूप मान लिया गया है। ऐसे कि ठंड और ठंड को लेते हैं, द्वंद्व और द्वंद्व को मानक रूप लेते हैं। इस प्रकार अगला जो है उस पर चर्चा करते हैं बोली के बारे में। भाषा का अल्प विकसित यानी थोड़ा कम विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। भाषा का रूप विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना जरूर होती है, लेकिन साहित्य यानी लिटरेचर इसमें बिल्कुल न के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोली का अल्प विकसित रूप, भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग बहुत कम क्षेत्र में किया जाता है। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि कहलाती है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हम बोलते हैं उस बोली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाते हैं, और हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। यहां हम देखेंगे कि मुख्य भाषाओं की कौन कौन सी लिपि होती है। देखेंगे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली और मराठी की लिपि देवनागरी होती है। उर्दू की लिपि फारसी होती है। पंजाबी की गुरमुखी, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच की लिपि रोमन होती है। बांग्ला की बांग्ला लिपि होती है, जबकि जापानी भाषा की हिरागाना, काताकाना और कांजी लिपि होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य लिटरेचर ज्ञान का संचित कोष जो होता है, संचित यानी एकत्रित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ खजाना, ज्ञान का खजाना जो है उसको साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के लिए कहा गया कि जब विचार साधारण रूप में यानी बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य की श्रेणी में आते हैं। यानी हम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं तो वो गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य के उदाहरणों की यदि हम बात करें, कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि जो है वो गद्य साहित्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं पद्य साहित्य की। पद्य साहित्य में जब हम अपने विचारों को काव्य शैली यानी कविता की स्टाइल में, कविता के तरीके में प्रस्तुत करते हैं तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य को गाया जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पद्य गेय होता है। गेय यानी गाया जा सकने वाला। पद्य के उदाहरणों की यदि हम बात करें तो गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित्व और चौपाई, ये सब जो है वो पद्य साहित्य के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं व्याकरण के विषय में। व्याकरण बहुत ही आवश्यक है हर भाषा के लिए। यानी व्याकरण नहीं होती तो भाषा को सीखना और भाषा को शुद्ध रख पाना मुश्किल था। व्याकरण के लिए कहा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार।
तो यहां हम देखेंगे कि जहां वर्णों के बारे में चर्चा की जाती है वहां वर्ण विचार, जहां शब्दों के बारे में चर्चा की जाती है वहां शब्द विचार, और जहां पदों के बारे में चर्चा की जाती है वहां पद विचार, और जहां वाक्यों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है तो वहां वाक्य विचार कहलाता है। हिंदी भाषा हम बोलते हैं तो हिंदी भाषा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। यह भाषा 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1991 की जनसंख्या के अनुसार हिंदी भाषियों की संख्या चीनी भाषियों से भी अधिक थी, यानी चीनी भाषा बोलने वाले लोगों से ज्यादा संख्या 1991 में हिंदी भाषी लोगों की थी। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने में और लिखने में समान है, यानी जैसी लिखी होती है वैसी ही बोली जाती है। तो इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दे। अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए। हमें हिंदी बोलते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी भाषा को स्वीकार करते हैं, उसको अपनी वाणी में स्वीकार करते हैं। तो ये था भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक नए नए शब्द सीखें, अपनी भाषा को समृद्ध करें। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।